लॉ। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ओके, थियोरी पे बाद में आएंगे, पहले पूरा सीन हम लोग समझ लेते हैं। ओके, से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को मेट्रो प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, अब मेट्रो प्रोजेक्ट तो बहुत ह्यूज होता है, बहुत सारी जगह की जरूरत पड़ती है, राइट। उनका मेट्रो रूट वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको कौन से स्टेशन से, कौन से एरिया से लेके व्हाट विल बी द रूट, कौन से एरिया में जाएगा, कैसा जाएगा, राइट। सो लॉट ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, बराबर है ना। उनको मेट्रो स्टेशन बनाना, फिर मेट्रो की रूट बनाना, राइट, एवरीथिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, यस। तो अब क्या होता है ना, तो क्या होता है जब गवर्नमेंट प्लान बना लेती है कि ओके हमको यहाँ से पूरा मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाना है, सो द गवर्नमेंट चॉक्स आउट द एंटायर रूट। तो उस रास्ते में उनका जो भी जिनका भी लैंड आता है, ओके, दैट इज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। दैट इज व्हाट, दैट इज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। माय डियर स्टूडेंट, बी वेरी अटेंटिव। वो क्या हो जाता है, वो अक्वायर हो जाता है गवर्नमेंट से, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। गवर्नमेंट जब वो अक्वायर कर लेती है, ओके, गवर्नमेंट जब वो अक्वायर कर लेती है तो गवर्नमेंट रिटर्न में हमको कॉम्पेंसेशन देती है। गवर्नमेंट रिटर्न में हमको कॉम्पेंसेशन देती है। सो दिस इज नोन एज कंपल्सरी एक्विजिशन। दिस इज नोन एज कंपल्सरी एक्विजिशन। ओके, नाउ बी वेरी अटेंटिव। ओके, नाउ से, ओके, यस, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पीपीटी, गवर्नमेंट को क्या बनाना था, मेट्रो बनाना था। ओके, तो गवर्नमेंट को जब मेट्रो बनाना था तो उन्होंने उनका रूट चॉकआउट किया, और जब उन्होंने उनका रूट चॉकआउट किया तो उनके रास्ते में आया पीपीटी का हाउस। तो उन्होंने क्या बोला, मैम आप हमको आपका घर दे दो, हम आपको कॉम्पेंसेशन दे देंगे। ओके, अब ये कॉम्पेंसेशन मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। लिसन टू मी, ये कॉम्पेंसेशन मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। व्हाट डज दिस सेक्शन से, सेक्शन 45(5), सेक्शन नंबर याद रखना एब्सोल्युटली जरूरी। कंपल्सरी एक्विजिशन 45(5), कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड 45(2), इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन 45(1)(a। अंडरस्टैंडिंग? ओके, अगर अब आप सेक्शन 45(5) देखते हो तो उन्होंने क्या किया है, क्या बोला है, डिटरमाइंड और अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई से अगर आपको मिलता है तो आप इस सेक्शन में कवर होते हो। क्लियर? ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हमको कॉम्पेंसेशन स्टेट गवर्नमेंट से मिला है तो यहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ओके, सो अगर अब मुझे कॉम्पेंसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से या आरबीआई से मिलता है, अगर मुझे ये कॉम्पेंसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से या आरबीआई से मिलता है, माय डियर स्टूडेंट्स, देन विल दिस सेक्शन बी एप्लीकेबल? यस। सो अनदर एमसीक्यू दैट इज कवर्ड, अनदर एमसीक्यू दैट वी हैव कवर्ड। ओके, तो कॉम्पेंसेशन, हमको कंपल्सरी एक्विजिशन किया तो कॉम्पेंसेशन हमको किससे मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से या आरबीआई से। किससे मिलना चाहिए? अरे आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। जस्ट 1 मिनट, वन नोट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आज डिले पे डिले हो रहा है, कोई बात नहीं, तब तक हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ओके, ठीक है, अब गवर्नमेंट को मेट्रो बनाना है, पीपीटी का हाउस रास्ते में है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट आई मेरे पास। ओके, सी लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे पास आई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे बोला, ये है पीपीटी, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला पीपीटी हमको आपका ये जो घर है हमको चाहिए। ओके, तो ठीक है, पीपीटी ने क्या किया, पीपीटी ने हाँ नहीं की। ओके, पीपीटी ने बोला कि नहीं, मेरा घर है, मेरे मेमोरीज है, मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ इस घर में। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम आपको चॉइस नहीं दे रहे, यू हैव टू गिव अस योर हाउस एंड वी विल बी कॉम्पेंसेटिंग यू फॉर इट, एंड हम आपको क्या करेंगे, उसका कॉम्पेंसेशन देंगे। तो जब गवर्नमेंट ने मेरे पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है तो क्या मुझे ये पर्टिकुलर हाउस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? एब्सोल्युटली देना पड़ेगा। ओके, सो ठीक है, तो मैंने मेरा ये घर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1, जब मैंने मेरा घर गवर्नमेंट को दिया, सो टेल मी इज देयर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन माई एसेट? क्या खत्म हो गई मेरी राइट्स? राइट,
रेलिंक्विशमेंट है ओके है। तो एक्चुअली सेक्शन 247 के अंडर शुड इट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, शुड इट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, यस। और उन्होंने एक्सप्रेसली बोला भी है ना कि कंपल्सरी एक्विजिशन किया गवर्नमेंट ने, तो ये ट्रांसफर है, ये कैपिटल गेन्स है। ओके ठीक है फाइन। ओके मतलब गवर्नमेंट हमारा घर भी लेके जाएगी और घर लेके गई इसलिए उसके ऊपर अपने को कैपिटल गेन टैक्स भी पे करना है। भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, राइट। ओके तो गवर्नमेंट घर लेके गई, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ बैकग्राउंड। अब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने घर के बदले में पीबीटी को 50 लाख रुपए दिए। ओके सी लेट्स डू इट वेरी टेक्निकली, समझो। ओके पीबीटी ने गवर्नमेंट ने बोला हमको दो, तो पीबीटी ने घर दे दिया से 17-18 में। ओके गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट ने वादा तो कर लिया कि पीबीटी हम आपको 50 लाख देंगे, पर इंडिया की गवर्नमेंट है, बोलती कुछ और है करती कुछ और है, बराबर है ना। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, मुझे 2020-21 में उन्होंने कितने दिए, 10 लाख दिए। बहुत रोने के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद 2021-22 में उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए दिए। ओके और फिर जाके 2022-23 में उन्होंने क्या किया, बैलेंस के सारे पैसे दे दिए। ओके तो उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए दे दिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ठीक है, पहले पूरा स्टोरी बिल्ड करेंगे एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसका टैक्सेबिलिटी कैसे आएगा। ओके फिर क्या हुआ, मेरी चप्पलें घिस गई, मेरा दिमाग घिस गया, मैं पूरी की पूरे फ्रस्ट्रेट हो गई कि आपने 17-18 में मुझे वादा किया था, तब जाके कहीं 22-23 में आपने मुझे पूरा पैसा दिया है, गवर्नमेंट में आपको छोड़ूंगी नहीं, गवर्नमेंट में आपको छोड़ूंगी नहीं। तब उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए थी, अब उसकी वैल्यू 90 लाख रुपए हो गई है। ओके सो देन आई गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके देन I go to the court of law. Okay? ऐसे लिखती हूँ। ओके पीपीटी गोज टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके और कोर्ट ऑफ लॉ का बोलती है कि देखो 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 देखो, एक तो गवर्नमेंट ने मेरा प्रॉपर्टी कंपलसरी अक्वायर भी कर लिया है, और कंपलसरी अक्वायर किया है तो उन्होंने मुझे कॉम्पनसेशन वादा किया कि हम आपको 50 लाख रुपए देंगे 17-18 में, और मुझे पैसे मिले हैं 22-23 में। अब उसकी कीमत 50 लाख रुपए नहीं रही, अब मेरी जगह की कीमत 90 लाख रुपए हो गई है। ओके 90 लाख, 50 लाख रुपए नहीं रही, अब उसकी कीमत 90 लाख रुपए हो गई है। ओके अब इसकी कीमत 90 लाख रुपए हो गई है, तो अब मुझे 90 लाख रुपए चाहिए, तो आई वॉन्ट दिस बैलेंस 40 lakhs. I want this balance 40 lakhs. Okay, now case number 1. Case 1. अब ये अगर गवर्नमेंट है, पैसा देने में इतनी धीरे, तो ये कोर्ट ऑफ लॉ है, तारीख पे तारीख पे तारीख, बराबर है ना। तो इसका डिसीजन जल्दी हो नहीं पाया, ओके तो गवर्नमेंट ने क्या किया, तो कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या किया कि सपोज केस 1 में क्या हुआ, इमीडिएटली उन्होंने बोल दिया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट की ओके 23-24 में उसने क्या किया, ऑर्डर दे दिया कि गवर्नमेंट पे 40 lakhs टू पीबीटी। ये एक केस हुआ। ओके सेकेंड केस 2 माय डियर स्टूडेंट्स, बी वेरी केयरफुल। केस 2 माय डियर स्टूडेंट्स, अब केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला हम आपको तारीख देंगे, पर ओके पर उसके बीच में उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। ओके मतलब फाइनल ऑर्डर देने से पहले उन्होंने इंटरिम ऑर्डर किया कि पीबीटी हमारा दिमाग मत खाओ, अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल देते हैं कि आपको 20 लाख रुपए दे दे। ओके आपको 20 लाख रुपए दे दे, अब जब फाइनल ऑर्डर आएगी तब हम देखेंगे। ये इंटरिम ऑर्डर उन्होंने कब पास की, उन्होंने ये इंटरिम ऑर्डर पास की 24-25 में। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है।
ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। अब इसका क्या हुआ? अब इसका फाइनल ऑर्डर पास हुआ। अब इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर डज नॉट होल्ड वैल्यू जब तक वो फाइनल ऑर्डर ना आ जाए। तो इसकी फाइनल ऑर्डर आई, इसकी फाइनल ऑर्डर आई से 25-26 में, 25-26 में माय डियर स्टूडेंट्स इसकी फाइनल ऑर्डर आई। ओके, इसकी फाइनल ऑर्डर आई और फाइनल ऑर्डर में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, आप बोल रहे हो कि आपकी प्रॉपर्टी का कीमत 90 लाख रुपए है। ओके, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 90 लाख रुपए है, पर हम नहीं मानते, हम मानते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कीमत 10 लाख रुपए है। इस 10 लाख में से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 50 लाख आपको दे दिए हैं और इंटरिम ऑर्डर में 20 लाख दिए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने आपको 70 लाख रुपए दिए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने आपको 10 लाख रुपए एक्सेस दिए हैं। ओके, ठीक है, फाइन। ये एक कंडीशन। सपोज अगर फाइनल ऑर्डर में डिसाइड होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 90 लाख रुपए है, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 90 लाख रुपए है, तो अब तक आपको 50 लाख रुपए मिल गए हैं, 20 लाख रुपए इंटरिम में मिल गए हैं। अब आपको और कितने मिलने चाहिए? मतलब 70 मिले हैं, तो और आपको 20 लाख पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ने आपको। ठीक है, दिस इज द एंटायर सिनेरियो। ठीक है, ओके, यस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है? आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरीली अक्वायर करी गई। आपकी प्रॉपर्टी जब कंपल्सरीली अक्वायर करी गई तो सेक्शन 247 बोलता है व्हेन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कंपल्सरीली अक्वायर्ड देन इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर है तो उसमें कैपिटल गेन आएगा और उस पर आपको कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, यस। अब ट्रांसफर कब हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसफर हुआ है ईयर 1718 में। मतलब ईयर 1718 में मेरा घर लेके सेंट्रल गवर्नमेंट चली गई। ओके, तो यहाँ पे ओके, फिर विच इज द ट्रांसफर ईयर? ट्रांसफर ईयर विल बी ईयर 2017-18। ओके, अब गवर्नमेंट आ गई। एक गवर्नमेंट क्या बोली? आपका घर लेके चली गई और पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है असेसी ओए, आपका हाउस ट्रांसफर हो गया ना, तो कैपिटल गेन आया है, तो चलो हमारे कैपिटल गेन का टैक्स दो, तो असेसी फूट के रोना लगा और असेसी फूट के रो के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलता है कि आपको थोड़ी सी तो दया आती है कि नहीं आपकी असेसीज की। एक तो आप मेरा घर भी लेके गए और अब आप टैक्स मांगने के लिए आ गए कि मुझे रहने के लिए जगह नहीं है, मैं आपको टैक्स कहां से पे करूं? फ्रॉम वेयर एंड हाउ शुड आई पे दिस टैक्स टू यू? ओके, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दिल पिघल गया और उसने मेरे आंसू पहुंचते बोले कि कोई बात नहीं असेसी, कोई बात नहीं, जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कॉम्पेंसेशन देगी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इसका कॉम्पेंसेशन देगी तो तब आप मुझे इस पे टैक्स पे करना। ओके, तो ठीक है, कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को तसल्ली हो गई। ठीक है, तो टैक्सेबल ईयर कौन सा हो गया? अब यहाँ पे मुझे डिसाइड करना है कि कब मुझे टैक्स पे करना है। ओके, ठीक है। 17-18 में सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा घर लेके चली गई। ओके, और पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिना टैक्स लेके चली गई, पर उन्होंने वादा किया था कि जिस साल आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा उस साल हम आपके पास आएंगे और हम क्या करेंगे? हम आपके कॉम्पेंसेशन पे टैक्स लेके जाएंगे। ठीक है, ओके। तो 2020-21 में सुबह मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए एज कॉम्पेंसेशन और पीछे दोपहर को मेरे घर की घंटी बची। ओके, अब दूसरा घर भी तो लूंगी, कोई रास्ते पे थोड़ी ना रहने वाली हूँ, राइट? तो मेरे घर की घंटी बची और पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दरवाजा खटखटाते हुए बोला कि मैम हम आ चुके हैं, हमने अपना वादा पूरा किया, अब आपका वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। आपने क्या करना है? इस कॉम्पेंसेशन पे टैक्स पे करना है। ओके, तो ठीक है, कोई नहीं। मैंने क्या किया? अब टैक्स किस पे करना है? कैपिटल गेन्स पे। ओके, टैक्स किस पे करना है? कैपिटल गेन पे। तो मैं चलो कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करने बैठ गई। कैपिटल गेन का जब मैंने कैलकुलेशन करना बैठ गई तो व्हाट
तो मैंने स्टार्ट किया सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन, अब मुझे बताओ कि 2020-21 में मुझे कितने पैसे मिले हैं। 2020-21 में मुझे कितने पैसे मिले हैं? 10 लाख रुपीज। तो मैंने लिखा सेल कंसिडरेशन 10 लाख रुपए, सेल कंसिडरेशन 10 लाख रुपए असेसी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तुरंत रोका, रुको 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 रुको। मैं डर गई, मैंने बोला क्या हुआ, मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आए हैं, मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए बोले लिखा है। तो गवर्नमेंट हंसते हुए बोली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हंसता हुआ मुझे बोला कि मैम हम आपको क्या बोल के गए थे, हमने आपको कहा था कि आपको जिस साल कॉम्पेंसेशन मिलेगा उस साल हम आएंगे इसके ऊपर टैक्स लेने के लिए। तो मैं कंफ्यूज हो गई। तो मैंने उनको बोला बिल्कुल वही तो कर रही हूं मैं, 10 लाख रुपए आए उस पर मैं 10 लाख रुपए पे टैक्स कैलकुलेट कर रही हूँ, राइट। बट वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलती है मैम आप समझे नहीं, मैंने बोला था कि कॉम्पेंसेशन पे टैक्स देना पड़ेगा। आप मुझे बताओ गवर्नमेंट ने आपको कितने कॉम्पेंसेशन का वादा किया है? गवर्नमेंट ने आपको 50 लाख रुपए के कॉम्पेंसेशन का वादा किया है और आप सेल कंसिडरेशन में सिर्फ 10 लाख रुपए में लिख रहे हो। आप सिर्फ 10 लाख रुपए लिख रहे हो सेल कंसिडरेशन में। तो मैंने क्या बोला कि अब 10 लाख रुपए आए हैं तो मैं 10 लाख रुपए पे टैक्स पे करूंगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, चाहे आपके अकाउंट में 1 रुपया भी क्यों ना आया हो, चाहे आपके अकाउंट में 1 रुपया क्यों ना आया हो, आपके अकाउंट में 1 रुपया आते ही, आपको 1 रुपया मिलते ही पूरा की पूरा 50 लाख रुपए पे आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। पूरे की पूरे 50 लाख पे मेरा कंप्यूट करना पड़ेगा। मतलब जो मैंने पहले सोचा था कि मैं हर साल थोड़े कॉम्पेंसेशन पे, जैसे मेरे पास कॉम्पेंसेशन आएगा वैसा मैं टैक्स पे करूंगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोले कि गवर्नमेंट खाली नहीं है कि आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा तब हम टैक्स लेने आएंगे। नो, नॉट एट ऑल। जो कॉम्पेंसेशन आपको इनिशियल लेवल पे मिलता है, आपका घर गया आपको कॉम्पेंसेशन मिला, उसको हम कहते हैं इनिशियल कॉम्पेंसेशन, उसको कहा जाता है इनिशियल कॉम्पेंसेशन। तो ओके, इनिशियल कॉम्पेंसेशन माय डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल कॉम्पेंसेशन। ओके, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि ये इनिशियल कॉम्पेंसेशन जितना डिसाइडेड है ना, पूरा की पूरा 100% अमाउंट टैक्सेबल होगा जिस साल आपको 1 रुपया भी मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे सबसे पहले इनिशियल कॉम्पेंसेशन कौन से साल में मिला? 2020-21 में, राइट। सो विच विल बी द ईयर ऑफ टैक्स फॉर मी? 2020-21। 2020-21. Okay, and what would be my sale consideration, my dear students? What would be my sale consideration, my dear students? Okay, अब उन्होंने क्या बोला है कि पूरा की पूरा 50 लाख रुपए जो हमने इनिशियल कॉम्पेंसेशन वादा किया है, तो पूरा की पूरा 50 लाख रुपए आपका सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। 100% ऑफ इनिशियल कॉम्पेंसेशन। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यस। तो बड़े ही भावुक होके मैंने सेल कंसिडरेशन 50 लाख रुपए लिख लिया, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ओके, कुछ भी नहीं है। ओके, सो 50 lakhs कम्स टू बी माय नेट सेल कंसिडरेशन, लेस, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी तो लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्सेशन करना स्टार्ट किया माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब मैंने साल तो ले लिए बट इनके इंडेक्स अपने पास, चलो कोई नहीं, देखेंगे। ओके, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करना स्टार्ट हो गई। तो जब मैंने ये घर खरीदा था, अज्यूम करो आई हैड बॉट दिस हाउस एट 1 लाख रुपीज। ओके, एट 1 लाख रुपीज। तो इंडेक्सेशन किया तो यहां पे क्या आएगा? 1 लाख। 1 लाख। ओके, 1 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर। इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, यहां पे ट्रांसफर कब माना जाएगा? जब एसेट कंपल्सरीली अक्वायर हुआ, मतलब 17-18, डिवाइडेड बाय से ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी 2-3 में। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा? इंडेक्स ऑफ द ईयर 2-3। यहां तक किसी को कोई डाउट?
यहां तक किसी को कोई डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? एक बार ठीक से देख लीजिए। ओके ओके, सो 2002-3, ठीक है, फाइन। अब बताओ मुझे इसमें मेरी इंडेक्स कॉस्ट कितनी आ गई? इंडेक्स कॉस्ट कितनी आ गई? चलो बताओ मुझे। कम ऑन, लास्ट पेज पे लिखा है ना। मैं क्यों 50 लाख गवर्नमेंट को पे करती? गवर्नमेंट मुझे कॉम्पेंसेशन दे रहा है 50 लाख रुपए का। इस 50 लाख रुपए को क्या होगा? दिस विल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। मैं इस पे कैपिटल गेन कंप्यूट करूंगी और इस कैपिटल गेन पे आगे टैक्स पे करूंगी। ओके, यस। तो चलो, मैंने कैपिटल गेन कंप्यूट करना स्टार्ट किया। ओके, कितना आया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? चलो, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू। आपके नोटबुक पे लास्ट पेज पे इंडेक्स लिखे हैं ना आपने? बताओ कितना आया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कोई नहीं? चलो कोई नहीं, मैं इस कैलकुलेट कर लेती हूँ। मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए। ओके, 1 लाख इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर 17-18 इज हाउ मच? चलो चेक करो अपने लिस्ट में। 272 डिवाइडेड बाय 2-3 का इंडेक्स। 2-3 का इंडेक्स कितना है? 105। तो मेरा कितना आया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 2,95,000, सॉरी कितना आया? 2,59,048। ओके, ये तो मेरा सिर्फ कैलकुलेशन है, इसको मैं बॉक्स कर देती हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, यस। तो मैंने क्या किया? देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? माइनस 50 लाख अगर मैं करती हूँ तो 47,40,953 comes to be my what? 952, 953 एक ही बात है। This comes to be my capital gains. ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? मतलब अब तक हमने क्या देखा? माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि अगर किसी पर्सन का सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई ने घर लिया और उनको अगर कॉम्पेंसेशन दिया तो इट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 45(5). ओके, तो उसमें इट विल बी ट्रांसफर, देयर विल बी कैपिटल गेन। ओके, और यस, हाउ विल द टैक्सेबिलिटी अराइज? जब गवर्नमेंट आपकी घर लेके जाएगी तो रिटर्न में कुछ तो वादा करके जाएगी। जो कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट इनिशियल लेवल पे वादा करके जाती है उसको कहा जाता है इनिशियल कॉम्पेंसेशन। उसको कहा जाता है इनिशियल कॉम्पेंसेशन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, इनिशियल कॉम्पेंसेशन। ओके, इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, ट्रांसफर ईयर is the year in which the asset is compulsorily acquired. Do not write. अभी तक तो हम आधे क्वेश्चन पे भी नहीं आए हैं। ओके, डू नॉट राइट, लिखने में बहुत टाइम मिलेगा। विजुअलाइज करो, अंडरस्टैंड। ओके, मैं इतने कॉन्सेप्ट में आपको लेके जा रही हूँ। डू जस्टिस टू माई एफर्ट्स ऑल्सो। ओके, तो चलो, गवर्नमेंट जो इनिशियली आपको वादा करके जाती है वो आपका इनिशियल कॉम्पेंसेशन है। What happens with this initial compensation, my dear students? What happens with this initial compensation? ओके, जो इनिशियल कॉम्पेंसेशन होता है, अगर इस इनिशियल कॉम्पेंसेशन का आपको 1 रुपया भी मिला तो जिस साल में आपको 1 रुपया भी मिला है उस साल पूरा की पूरा इनिशियल कॉम्पेंसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब पहला कॉम्पेंसेशन आपको 20-21 में मिला है, इवन दो इट इज 10 लाख, पूरा की पूरा 50 लाख विल बी टैक्सेबल इन द ईयर 2021। क्लियर? ओके, तो सेल कंसिडरेशन हम लोग क्या मानेंगे? जो अपने को कॉम्पेंसेशन मिला, सब 50 लाख बन जाएगा अपना सेल इनिशियल कॉम्पेंसेशन। करेक्ट? फिर हम लोग कैपिटल गेन्स कंप्यूट करेंगे। कैपिटल गेन्स कंप्यूट करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट अपने को ये याद रखना है कि यहाँ पे ट्रांसफर ईयर विल बी ईयर इन विच द एसेट इज कंपल्सरीली अक्वायर्ड। क्लियर? ओके, ठीक है, ये हुआ आधा पार्ट। इनिशियल कॉम्पेंसेशन की बात हो गई। ओके, अब
अब अगर मैं कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाती हूँ, और अगर मैं उनको कहती हूँ कि मुझे 90 लाख रुपए चाहिए, ओके मतलब गवर्नमेंट ने 50 अग्री कर दिया था, मैं 90 लाख बोल रही हूँ, राइट, मीन्स आई वॉन्ट दिस 40 lakhs. These 40 lakhs are known as enhanced compensation or additional compensation. Additional or enhanced compensation. समझ में आया? सो जो पहला यहाँ पे वादा हो जाता है, ओके जब घर लेके जाते वक्त जब गवर्नमेंट वादा करता है उसको कहा जाता है इनिशियल कॉम्पनसेशन, ओके और यहाँ पे जो बाद में हम एक्स्ट्रा मांगते हैं, ओके वी फाइट फॉर इट, राइट, उसको कहा जाता है एडिशनल और एनहांस्ड कॉम्पनसेशन, ओके फाइन। अब हम कोर्ट ऑफ लॉ में गए माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या फ्री में, क्या मैं जाके जोर जोर से माय लॉर्ड्स के सामने बोल सकती हूँ, जज के सामने कि सुनो सुनो ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ? नो, देयर इज अ प्रोसीजर, मुझे लॉयर हायर करना पड़ेगा, राइट, आई विल हैव टू इनकर एक्सपेंडिचर ऑफ फाइलिंग द केस इन द कोर्ट, राइट। सो यहाँ पे मुझे क्या बेयर करना पड़ेगा? लिटिगेशन एक्सपेंसेस। अब मुझे बताओ मैंने ये लिटिगेशन एक्सपेंसेस क्यों बेयर किए? ताकि मुझे एडिशनल कॉम्पनसेशन मिल सके, ओके तो जब मुझे एडिशनल कॉम्पनसेशन मिलेगा तो क्या मुझे ये लिटिगेशन एक्सपेंसेस का एक्सपेंस मिलेगा, बिकॉज इट इज नथिंग बट एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। क्लियर? ओके आगे चलते हैं। अब केस नंबर 1, पहले हम लोग केस नंबर 1 को पूरी तरीके से समझेंगे, फिर हम केस नंबर 2 पे आएंगे। केस नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट्स, फुल फोकस हियर, ओके यहाँ पे लिख लेती हूँ केस 1। अब केस 1 में क्या हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स? केस 1 में ये हुआ है कि 23 चॉइस 23-24, ओके गवर्नमेंट ऑर्डर्स की पे 40 lakhs टू पीबीटी, पे 40 lakhs टू पीबीटी। अब मुझे एक बात बताओ, आई एम पीबीटी, राइट, आई एम दी असेसी, मेरा घर कंपल्सरीली अक्वायर किया है, ओके उन्होंने 50 लाख रुपए तो दे दिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 90 लाख रुपए मिलने चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा मुझे 40 लाख मिलने चाहिए, इसलिए मैंने कोर्ट की केस की है। अब मुझे एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने कोर्ट की केस की है तो क्या मेरे सपने में आने वाला है कि मैं कोर्ट का केस जीतूंगी कि नहीं जीतूंगी? नहीं आएगा, कोई नहीं बता सकता। जब तक जज का ऑर्डर ना हो जाए तब तक कोई नहीं बोल सकता कि ये केस कौन जीतने वाला है, कि मुझे 90 लाख रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, राइट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि हाँ इस 40 लाख के ऊपर, ओके ये जो आप एडिशनल कॉम्पेंसेशन मांग रहे हो, इस 40 लाख का टैक्सेबिलिटी कब अराइज होगा? इन केस ऑफ एडिशनल कॉम्पेंसेशन, taxable year will be the year in which it is actually received. It will be the year in which it is actually received. मैंने कोर्ट केस फाइल कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा 100% कोर्ट का केस जीतने ही वाली हूँ और मुझे 40 लाख रुपए मिलने ही वाले हैं, नहीं। जिस दिन मुझे मिलेंगे उस दिन मेरे, ये मैं समझूंगी, राइट। सो हियर इन दिस केस वन जब गवर्नमेंट ऑर्डर दे देती है, ओके व्हाट इज केस वन? एडिशनल कॉम्पेंसेशन, एडिशनल नहीं, केस 1 में ऐसे बोलती हूँ कि फाइनल ऑर्डर फॉर एडिशनल कॉम्पेंसेशन पास्ट एंड एडिशनल कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड। इमीडिएटली मुझे उसका पैसा भी आ गया, ओके। तो यहाँ पे ऑर्डर मिल गई, पे बोल दिया और मुझे रिसीव भी हो गया, एंड रिसीव्ड ₹40 lakhs, ठीक है। तो मुझे उधर की उधर उसका पैसा भी मिल गया, ओके। सो यहाँ पे जब मैं 40 लाख का टैक्सेबिलिटी करूंगी तो टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किस साल में इसका टैक्सेबिलिटी करूंगी? किस साल में? इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर 23-24, क्योंकि मुझे इसका एडिशनल कॉम्पेंसेशन कब मिला है? 23-24। वेरी फुल फोकस माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत मजा आने वाला है, ओके। तो अब 23-24 में उन्होंने बोला कि आपको इसके एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन, एडिशनल कॉम्पेंसेशन पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके ठीक है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ टैक्स पे करने के लिए, ओके। तो चलो कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं। तो कैपिटल गेन फर्स्ट इज सेल कंसिडरेशन। अब मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेल कंसिडरेशन क्या आएगा? सेल कंसिडरेशन विल बी नथिंग बट द एडिशनल कंसिडरेशन एंड एडिशनल कॉम्पेंसेशन, दैट इज 40 लाख रुपीज, that is
40 लाख रुपीस। इस सेल कंसिडरेशन में से क्या लेस हो जाएगा? इस एडिशनल कॉम्पेंसेशन मुझे मिले, इसलिए मैंने कोर्ट कचहरी में पता नहीं कितने खर्चे किए हैं। ओके, सो से मैंने यहाँ पे लिटिगेशन एक्सपेंसेस किए हैं 5 लाख रुपीस के, से मैंने यहाँ पे लिटिगेशन एक्सपेंसेस किए हैं 5 लाख रुपीस के, तो क्या मुझे इसका डिडक्शन मिलेगा? एब्सोल्युटली यस, लिटिगेशन एक्सपेंसेस। क्या मुझे इसमें से और कोई भी खर्चा मिलेगा? एब्सोल्युटली नॉट। ना ही आपके पास घर था, ओके, कि आप उस पर I'll tell you, ओके, या यहाँ पे जो मैंने खर्चा किया है वो मैंने सिर्फ लिटिगेशन एक्सपेंसेस किया है, उतना आपको खर्चा मिल जाएगा। सो माइनस 35 lakhs। सो लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिटिगेशन एक्सपेंसेस का खर्चा मिलेगा मुझे। ओके, नाउ अहेड, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस, अब आगे इसमें से मैं लेस करूंगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा? सोचो, अपने दिमाग की बत्ती चलाओ, चलो बताओ मुझे इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा? ओके, 50 लाख रुपीस। एक आंसर आया है 50 लाख रुपीस। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स माय डियर स्टूडेंट्स? $50 लाख। ओके, चलो अब मैं बताती हूँ अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिडक्शन मिलेगा या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिडक्शन मिलेगा। दिस विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एसेट। नाउ इन केस ऑफ ईयर, इसलिए मैंने बोला एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट। आपने मुझे बोला नहीं कि मैम ने आपने 23-24 साल तो लिख दिया पर आपने नेचर ऑफ एसेट नहीं लिखा, आपकी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे आपने पहले नेचर ऑफ एसेट लिखना चाहिए था। अब यहाँ पे इसका नेचर ऑफ एसेट क्या होगा? दिस विल डिपेंड ऑन व्हाट वाज द नेचर ऑफ एसेट। This will depend on what was the nature of asset when I computed the initial compensation. When I computed the इनिशियल कॉम्पेंसेशन। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, क्योंकि मैंने 2-3 में ये परचेस किया है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है तो यहाँ पे एडिशनल कॉम्पेंसेशन भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही आएगा। व्हाई? बिकॉज द हाउस इज सेम, द हाउस एक ही है, घर एक ही है। ओके, उस पर हम सिर्फ एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं। तो घर तो एसेट तो चेंज नहीं हुई है। एसेट अगर इनिशियल कॉम्पेंसेशन में लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही होगी। क्लियर? आगे जब मैं लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करूंगी तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है निल, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम लोग क्या डिडक्ट करते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट डिडक्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ हाउस जो कंपल्सरीली एक्वायर किया है। अब माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, जब हमने इनिशियल कॉम्पेंसेशन लिया था तब यहाँ पे ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में घर का डिडक्शन हमने ले लिया है। तो गवर्नमेंट बोलता है उसी घर पे हम लोग 2 बार आपको कैसे डिडक्शन कर सके? यहाँ पे हमने 50 लाख टैक्स किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ 40 लाख एक्स्ट्रा एडिशनल कंसिडरेशन ही सिर्फ चार्ज किया है, पूरा की पूरा 90 लाख थोड़ी ना हमने चार्ज किया है, करेक्ट? तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट हो, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो, कुछ भी हो, इट इज गोइंग टू बी निल। ओके, एंड देयरफॉर व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ गेन? अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 35 lakhs। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नहीं? हाँ या ना? सो गए क्या? मजा नहीं आ रहा? ओके, नेक्स्ट केस 2। वेरी वेरी केयरफुल माय डियर स्टूडेंट्स। अब केस 2 में और भी ज्यादा लोचे हैं। अब केस 2 में क्या किए हैं? केस 2 में क्या हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स?
अब मुझे बताओ सुरभि, अब मुझे बताओ अनुष्का, सॉरी, अब मुझे एक बात बताओ, आपको जब इनिशियल कॉम्पेंसेशन मिला था 50 लाख रुपए, तो आपने क्या किया? 50 लाख रुपए लिया, उसमें से जो घर था, घर के अगेंस्ट मिले हैं 50 लाख रुपए, तो उस घर का आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिडक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है। पर आपको 50 लाख से पेट नहीं भरा, आपको और 40 लाख चाहिए, तो आपने कोर्ट में गया, आपने कोर्ट केस जीत लिया, आपको 40 लाख रुपए और मिल गए। तो आपको जब 40 लाख रुपए और मिल गए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि एक मिनट रुको, आपके पास एक एसेट था, ओके, उसका पूरा की पूरा डिडक्शन आपने 50 लाख रुपए से ले लिया है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करके। अब उस घर का जो कॉस्ट का डिडक्शन आपने ऑलरेडी ले लिया है, इसका डिडक्शन अगर हम यहां पर भी देंगे तो आपको डबल डिडक्शन मिलेगा। डबल डिडक्शन मिलेगा तो हमारा नुकसान भी तो होगा, इसलिए एडिशनल कॉम्पेंसेशन में से आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कोई भी डिडक्शन नहीं मिल पाएगा, इट विल बी नील। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? 100%। कम ऑन, I won't go ahead till I get your responses. Yes? Okay. चलो आगे। अब केस 2, अब बहुत मजा आएगा। क्या बोला सुरभि आपने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जानबूझ के ना बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूं, क्योंकि यस, क्योंकि ना यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ना, और हाथ के क्वेश्चंस है। एक बार अगर आपको ये केस समझ लिया ना, तो ये इसमें आप जिंदगी भर में कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। ओके, बस एक बार समझने की बारी है। ओके, यस, चलो केस 2। केस 2 माय डियर स्टूडेंट्स, कम बैक, कम बैक। केस 2, केस 2, केस 2 में क्या हुआ है? एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है। मतलब क्या? मतलब कोर्ट ने बोला कि सुनो सेंट्रल गवर्नमेंट, केस थोड़ा पेचीदा है, हमको इसमें डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लगेगा, राइट? अब कितना वक्त पीबीटी को रोक के रखना, उस पर भी तो एक लिमिट है ना, उस बेचारे की क्या गलती। तो एक काम करो, आप लोग 20 लाख रुपए का उनको कॉम्पेंसेशन दे दो। वो 40 लाख मांग रही है ना, हम 50% दे देते हैं, आप 20 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन उनको दे दो। फिर जब हम फाइनल ऑर्डर पास करेंगे तब देखेंगे आगे का क्या करना है। ओके, तब हम देखेंगे आगे का क्या करना है। ठीक है, तो अब इंटरिम ऑर्डर कब पास हुई? 24-25 में इंटरिम ऑर्डर पास हुई। ओके, इंटरिम ऑर्डर पास हुई, मेरे बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए आ गए, मेरे बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए आ गए माय डियर स्टूडेंट्स। और पीछे से आ गए इनकम टैक्स के लोग, इनकम टैक्स के लोग आ गए, और इनकम टैक्स के लोग तुरंत मुझे बोलने लगे कि मैम कैपिटल गेन कंप्यूट करो, हमको टैक्स चाहिए। तो इस बार मैं हंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, और उसने बोला इधर इधर इधर, अब मुझे बता ये 20 लाख रुपए कैसे मिले? इंटरिम ऑर्डर में, बराबर है ना? अब इंटरिम ऑर्डर पे जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं हो सकता ना, मेरे घर पे वापस बताना टैक्स लेने, पहले आप आपके गवर्नमेंट को बोल के फाइनल ऑर्डर दो, फिर मेरे पास टैक्स लेने के लिए आओ। मतलब क्या? मतलब व्हाट डू आई वांट टू से कि इंटरिम ऑर्डर अगर 24-25 में, ओके, 24-25 में अगर उन्होंने इंटरिम ऑर्डर दी है, तो जब इंटरिम ऑर्डर दिया तब कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। जब फाइनल ऑर्डर दी जाती है, जब फाइनल ऑर्डर दी जाती है तभी वो टैक्सेबल होता है। अंडरस्टैंडिंग? इसको मैं बोलूंगी, वो केस 2 हो गया, इसको मैं बोलूंगी केस 3, और इसको मैं बोलूंगी केस 4। ओके, अगर ये प्रॉब्लम समझ गया ना, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे। इसका समझा? ओके, मतलब क्या? चलो अब तक हमने क्या समझा? इनिशियल कॉम्पेंसेशन 1 रुपया भी मिला तो पूरा के पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एडिशनल कॉम्पेंसेशन फाइनल ऑर्डर में मिल गया तो जिस साल मुझे मिला उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर इंटरिम ऑर्डर में एडिशनल कॉम्पेंसेशन मिला तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरा रुक जाओ, जब तक फाइनल ऑर्डर आएगा नहीं तब तक इंटरिम ऑर्डर टैक्सेबल होगा नहीं। मतलब जो इंटरिम ऑर्डर में मुझे 24-25 में 20 लाख रुपए मिले हैं, तभी वो टैक्सेबल होगा क्या? नहीं होगा। सो 24-25 में देर विल बी नो टैक्स। वाई? बिकॉज दिस इज, यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर आया है। ओके, व्हेन फाइनल ऑर्डर पास्ड ओनली देन टैक्सेबल। ओके, इन विच ईयर? इन द ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस 3, नेक्स्ट केस 3 माय डियर स्टूडेंट्स। अब केस 3 में क्या हुआ? अब केस 3 में क्या हुआ? इंटरिम ऑर्डर तो पास हो गया था, इंटरिम ऑर्डर पास हो गया था 24-25 में, मुझे 20 लाख रुपए मिल गए। ओके, अब केस 3 में क्या हुआ? फाइनल ऑर्डर पास हुआ 25-26 में। लिसन टू मी, फाइनल ऑर्डर कब पास हुआ है? 25-26 में फाइनल ऑर्डर पास किया, और उन्होंने क्या बोला कि 90 लाख पूरी कीमत नहीं है आपकी प्रॉपर्टी की, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत हमने 60 लाख रुपए दी है। ओके, और अब तक आपको गवर्नमेंट ने क्या किया है? 70 लाख रुपए दिए हैं, मतलब आपके पास 10 लाख रुपए एक्सेस है। ओके, ये 10 लाख रुपए मुझे रिफंड करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। क्लियर? क्लियर? सो केस 3 में इन द ईयर 25-26, इन द ईयर 25-26 आई हैव टू रिफंड ₹10 लाख टू द गवर्नमेंट। क्लियर? इसमें तो कुछ एकदम डिफिकल्ट वाली बात है ही नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है। ओके, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस, अब केस 4 में, अब केस 4 में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हाँ, जो मैम बोल रही है, जो पीपीटी बोल रही है 90 लाख रुपए कीमत है मेरी प्रॉपर्टी की, कि वो करेक्ट बोल रही है। उनके प्रॉपर्टी की कीमत 90 लाख रुपए ही है, उनके प्रॉपर्टी की कीमत 90 लाख रुपए ही है। ओके, यस, सो हियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस यस यस, आगे आगे 90 लाख रुपए ही है। ओके, यस, नाउ इस 90 लाख रुपए में से मुझे 50 लाख ऑलरेडी मिल चुके हैं, राइट, और 20 लाख रुपए मुझे, अब 50 लाख रुपए जो मिले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे मैंने टैक्स पे कर दिया, कैपिटल गेन कंप्यूट करके टैक्स पे कर दिया है। ओके, अब मैंने 20 लाख रुपए टैक्स पे किया है क्या? नहीं, और एडिशनल जो 20 लाख रुपए मुझे मिलने वाले हैं वो पूरे के पूरे, अज्यूम करो कि फाइनल ऑर्डर जब पास हुआ तो मुझे कॉम्पेंसेशन भी रिसीव हो गया, एंड कॉम्पेंसेशन ऑल्सो रिसीव्ड, एंड कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड, मतलब 25-26 में क्या हो जाएगा? 25-26 में सब जो इंटरिम ऑर्डर का 20 लाख रुपए था वो कब टैक्सेबल होगा? जब फाइनल ऑर्डर पास होगा। फाइनल ऑर्डर कब पास हुआ? 25-26 में, मतलब वो 20 लाख रुपए यहाँ पे टैक्स हो गए, राइट। अब बचे बाकी के 20 लाख, अब बचे बाकी के 20 लाख, वो इस साल मिल गए, मतलब 25-26 में पूरे की पूरे 40 लाख रुपए टैक्स हो जाएंगे। यस और नो? ओके, सो हियर 25-26 में, 25-26 में माय डियर स्टूडेंट्स पूरा की पूरा टैक्स हो जाएगा। ओके, सो सेल कंसिडरेशन कितना आएगा? 40 लाख रुपए। ओके, लेस लिटिगेशन एक्सपेंसेस है क्या? है तो 5 लाख रुपए, बराबर है ना, ये कॉमन है सारे केसेस के लिए, तो 35 लाख रुपए आए। ओके, अब नेचर ऑफ एसेट हमने लिखा क्या? नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, दिस विल बी सेम एज दैट ऑफ इनिशियल कॉम्पेंसेशन। इनिशियल कॉम्पेंसेशन में जो नेचर ऑफ एसेट रहेगा वही एडिशनल कॉम्पेंसेशन में रहेगा, तो लेस। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ भी हो, इट विल ऑलवेज बी nil. Okay, yes, therefore long term capital gain will be 35 lakh rupees. In which year? 25-26. यहाँ पे ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं कि फाइनल ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर पास किया 24-25 में, फाइनल ऑर्डर आया 25-26 में। ओके, अब टेल मी द ईयर, टेल द ईयर इन विच 20 lakhs should be chargeable to tax. What will be your answer? What will be your answer? The year of final order. Final order कब पास हुआ है? 25-26 में, तब उसका टैक्सेबल हो जाएगा। Right? Right everyone? Okay, now we are moving ahead with the next special case, slump sale. Okay, now next word, next doubt that comes to your head is, ma'am, slump sale का मतलब क्या है? Okay, what is meant by slump sale? My dear students, slump sale means हम साथ साथ है। What does this mean? What does this mean, मैम? हम साथ साथ हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है there is a business. हर बिजनेस में कई प्रकार के एसेट्स होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि मैं एसेट्स, क्योंकि मेरे पास एक बायर आया तो मैं उसको बोलती हूँ ये एसेट ले, ये एसेट ले, ये एसेट ले, ये एसेट ले। ओके, दैट मीन्स आई एम सेलिंग द एसेट्स one by one. Okay, and in second case what happens?
मैं क्या बोलती हूँ उसको, देख एक एक एसेट बेचने के लिए मुझे टाइम नहीं है, अगर चाहिए तो पूरा बिजनेस जैसे है वैसे ले ले, नहीं तो तू यहां से जा। तो पूरे एसेट्स एक साथ 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 ही रहेंगे। जब मैं बिजनेस कर रही थी तभी वो मेरे पास साथ साथ थे, और जब मैं बेच रही हूं तभी वो साथ साथ बेच रही हूं। ओके, देन दिस इज नोन एज स्लम्प सेल। दिस इज नोन एज, माय डियर स्टूडेंट्स, स्लम्प सेल। ओके, स्लम्प सेल। ओके फाइन। ना अगर मैं एसेट्स, लिसन टू मी, अंडरस्टैंड, अगर मैं एसेट्स एक साथ बेच रही हूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो सामने वाला जब मुझे कंसिडरेशन देगा, टेल मी, थिंक, सामने वाला जब मुझे कंसिडरेशन देगा, क्या वो मुझे एक एक एसेट का देगा कि एक साथ सारे एसेट्स का देगा? एक साथ सारे एसेट्स का देगा, right? So here individual assets will not be assigned values, rather एक lump sum consideration will be given. Okay, a lump sum consideration will be given. Okay, this is known as slump sale. Okay, say for example मैंने टीचिंग के साथ एक बिजनेस चालू किया। ओके, मुझे लगा हो जाएगा, टीचिंग उतने घंटे हैं, फिर उसके बाद क्या अपने पास टाइम ही टाइम है, तो हम बिजनेस कर सकते हैं। लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन मेरा एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, एक बैच, दो बैच बढ़ती गई, तो मेरा ध्यान इस बिजनेस से उठ गया। तो मैंने क्या सोचा, अब बिजनेस करके लॉसेस करने में कोई सेंस नहीं है। कोई अगर आए तो मैं ये सब कुछ बेच दूं। ओके, मैं सब कुछ बेच दूं। फिर आई गो टू अ कंसल्टेंट। मैं कंसल्टेंट के पास गई, मैंने उसको बोला, लिसन, ये मेरा बिजनेस है, आई वांट टू सेल दिस पर्टिकुलर बिजनेस। ओके, तो वो मुझे क्या पूछता है, द कंसल्टेंट इज आस्किंग मी, मैम वेट, आप पहले बताओ कि आपको एसेट्स बेचना है कि आपको बिजनेस बेचना है। मैं समझी नहीं। तो वो बोला कि आपको एसेट बेचना है कि आपका अंडरटेकिंग बेचना है कि कोई यूनिट बेचना है कि कोई डिवीजन बेचना है। तो मैंने उसको बोला, वैसे तो मेरा इरादा बिजनेस बेचने का, पूरा की पूरा अंडरटेकिंग बेचने का ही है। ओके, यस। तो वो क्या बोला, कोई बात नहीं मैम, आप पूरा की पूरा अंडरटेकिंग एज इट इज बेच सकते हो। इन दैट केस स्लम्प सेल वुड अराइज। माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस, जस्ट 1 minute. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट, आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग। ये सब लॉकडाउन का नतीजा है, मेंटेनिंग बैलेंस हियर एंड देयर एवरीवेयर। ओके, यस, फाइन, नो प्रॉब्लम। तो उस कंसल्टेंट ने बोला, मैम आपके पास कहाँ इतना टाइम है, इस एसेट की वैल्यू करो, इसको बेचो, उसको बेचो, एक साथ आप सारा अंडरटेकिंग बेच दो, कोई आएगा तो मैं कस्टमर आपको ढूंढता हूँ। ओके, तो मुझे भी ये ठीक लगा कि एक साथ मैं सारा के सारा स्लम्प सेल कर दूंगी और एक साथ सारे एसेट्स की मुझे कीमत आ जाएगी। ठीक है, अब जब मैं एसेट्स बेचूंगी उसमें बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, स्टॉक एंड ट्रेड, वंस अगेन बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, स्टॉक एंड ट्रेड। अब गाड़ी इधर अटक गई। मैंने उसको क्या बोला, अगर मैं बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी बेचूंगी तो मेरा कैपिटल गेन आएगा, अगर मैंने स्टॉक बेचा तो पीजीबीपी आएगा। तो वो क्या बोल रहा है, देन द कंसल्टेंट टेल्स मी, मैम व्हाई आर यू वरिंग,
आप क्यों फिक्र कर रहे हो? आप मुझे बताओ, आप एक 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 एसेट आइडेंटिफाई करके चुन चुन के बेच रहे हो कि आप एक साथ सब कुछ साथ साथ बेच रहे हो? तो मैंने बोला उसको कि चुन चुन के तो कुछ नहीं बेच रही, पर एक साथ बेच रही हूँ. देन द कंसल्टेंट टेल्स मी, मैम आप जब सब कुछ एक साथ बेच रहे हो तब हम लोग इंडिविजुअल एसेट सेग्रीगेट नहीं करने वाले, उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, पूरा की पूरा बिजनेस बेच दिया जाएगा और उसको स्लम सेल ट्रीट किया जाएगा एंड कैपिटल गेन विल अराइज इन दैट पर्टिकुलर केस. And capital gain will arise in that particular case. Okay, fine. अब जब कैपिटल गेन अराइज होगा तो विल स्टार्ट मेकिंग द कॉम्पिटिशन. तो यहाँ पे आइडेंटिफाइड असेट क्या है? पूरा की पूरा बिजनेस. इट इज व्हाट? इट इज अ स्लम सेल. ओके, फाइन. तो यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है. ओके, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी? फ्रॉम द पीरियड ऑफ होल्डिंग. पीरियड ऑफ होल्डिंग कब बिगिन होगा? डेट ऑफ बिजनेस मैंने कब स्टार्ट किया, वहां से लेके डेट ऑफ स्लम सेल. ओके, यस. नाउ टेल मी, मैं पूरा की पूरा बिजनेस बेच रही हूँ अंडर स्लम सेल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बी वेरी केयरफुल. मैं पूरा की पूरा बिजनेस बेच रही हूँ अंडर स्लम सेल. ओके, आई हैव टू सी व्हाट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग. तो पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते वक्त, ओके, assets are of 3 types: फाइनेंशियल, स्पेशल, अदर्स. अब बताओ मुझे मेरा बिजनेस कौन से कैटेगरी में आता है? अदर्स की कैटेगरी में आता है. कौन से कैटेगरी में आता है? अदर्स की कैटेगरी में आता है. सो इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट्स, हियर द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी 36 मंथ्स. अगर मेरा बिजनेस 36 मंथ्स से ज्यादा होगा तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, वरना शॉर्ट टर्म हो जाएगा. नो प्रॉब्लम. ओके, यस. अब आगे सेल कंसिडरेशन कितना होगा? जितना एक्चुअल प्राइस में मैं बिजनेस बेच रही हूं, दैट विल बिकम माय सेल कंसिडरेशन. लेस एक्सपेंसेस रहा तो एक्सपेंसेस, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. और अब मुझे एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल एसेट्स कर रहे हैं कि एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एक साथ बिजनेस सेल कर रहे हैं. एक साथ जब हम सेल कर रहे हैं तो उसमें कितने डिफरेंट एसेट्स है, कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ शॉर्ट टर्म, बराबर है. बट हम लोग एक साथ उसको क्लब करके कर रहे हैं. सो हियर इन दिस केस इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल. सो इन दिस केस इंडेक्सेशन बेनिफिट, माय डियर स्टूडेंट्स, इज नॉट अवेलेबल. Okay, indexation is not available. Even if your business is long term, my dear students, even if your business is long term, indexation benefit is not available. ठीक है, fine. ओके मैम, अंडरस्टूड है, लॉजिकल है. इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलना भी नहीं चाहिए. अब आप मुझे बताओ मैम, हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? इतना पूरा बिजनेस है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? ओके, यस, टेल मी. अब तो वो कंसल्टेंट ने मुझे क्या बोला कि आपके पास बिजनेस में क्या है? कुछ एसेट्स है, कुछ लायबिलिटीज है, बराबर है, राइट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस? ओके, आप बेच कर रहे हो बिजनेस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस? जब लेमन लैंग्वेज में, जब नॉर्मल लाइफ में आपको कोई पूछता है कि आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है, तो आप क्या करते हो? एसेट्स लेते हो, उसमें से लायबिलिटीज लेस कर देते हो. ओके, एंड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज नथिंग बट नेट वर्थ. It is nothing but net worth. So here cost of acquisition will be net worth of business. Cost of acquisition will be net worth of business, my dear students. Okay, yes, and then आ जाएगा long term capital gain और short term capital gain as the case may be. Okay, as the case may be. Okay, I'm going to give you time to write, my dear students. Do not waste your time in writing. पहले उस चीज को समझो. ओके, यस. तो अब अपने को समझना जरूरी है कि मैम ये नेटवर्थ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ओके, नेटवर्थ मतलब आइडियली हमको क्या पता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज नेटवर्थ, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज नेटवर्थ. तो पहले मैंने ए ले लिया, एसेट्स. अब मैंने मेरी बैलेंस शीट ओपन करी तो उसमें मैंने देखा कि कुछ डेप्रिशिएबल एसेट्स है, कुछ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है. ओके, सो इफ यू रिमेंबर सेक्शन 50-50 द फर्स्ट स्पेशल केस दैट वी स्टार्टेड, तो हमने क्या देखा है कि डेप्रिशिएबल की कॉस्ट लेते वक्त हमको क्या लेना है? WDV ऑफ ब्लॉक. क्या लेना है? WDV ऑफ ब्लॉक. ठीक है, तो इसमें से जो डेप्रिशिएबल एसेट्स थे
उसमें से जो डेप्रिशिएबल एसेट्स थे उनकी अब मुझे वैल्यू लेनी है। ओके, उनकी अब मुझे वैल्यू लेनी है। तो मेरे मन में सवाल आया, आई एम रिपीटिंग इट, मेरे मन में सवाल आया कि मैं वो कॉस्ट लूंगी जिस कॉस्ट में मैंने बाय किया है कि मैं डेप्रिशिएटेड वैल्यू लूंगी। तो यहाँ पे व्हाट इज स्टेड दैट आपको WDV ऑफ ब्लॉक लेना है, डेप्रिशिएटेड एसेट्स का, डेप्रिशिएटेड ब्लॉक का वैल्यू लेना है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स में क्या होता है, सिमिलर एसेट्स सिमिलर रेट दे आर ब्लॉक टुगेदर। ओके, ये हम लोग डिटेल में PGBP में देखेंगे। ओके, दीज आर क्लब टुगेदर, एक साथ उनको किया जाता है, फिर उनको उनको उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग? सो यहाँ पे अपने को डेप्रिशिएबल एसेट्स का क्या लेना है, WDV ऑफ ब्लॉक। ओके, यहाँ पे लिख लो वैल्यूज, एसेट्स और उनकी क्या क्या वैल्यूज लेंगे। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स की WDV लेंगे। ओके, फिर कुछ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, फिर कुछ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं। ओके, उनकी हम लोग क्या लेंगे, बुक वैल्यू। बुक्स में ओके व्हाट इज द वैल्यू, वो वैल्यू हम ले लेंगे। अब नेक्स्ट कुछ ऐसे एसेट्स होंगे, लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जिनका डिडक्शन हमने ऑलरेडी पूरा की पूरा डिडक्शन दूसरे सेक्शन में ले लिया है। ओके ओके, सी अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ करेंगे, फिर कैपिटल गेन आएगा और इस पे हम लोग टैक्स पे करेंगे। बराबर है? ओके, अब इस नेटवर्थ में माय डियर स्टूडेंट्स, इस नेटवर्थ में कुछ एसेट्स हैं जिनका डिडक्शन हमने ऑलरेडी ले लिया है। ओके, तो उस एसेट का वैल्यू का डिडक्शन उधर हो गया है और अब इधर मैं नेटवर्थ में भी इंक्लूड करती हूं तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ गया तो कैपिटल गेन कम हो जाएगा और टैक्स कम हो जाएगा। ओके ओके, तो व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट सेज कि एक ही चीज का डबल डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे अगर कोई एसेट्स है जिसका 100% डिडक्शन आपने ऑलरेडी ले लिया है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू निल हो जाएगी, यहाँ पे उसकी वैल्यू निल हो जाएगी। ओके, सो दिस बिकम्स द टोटल वैल्यू ऑफ आवर एसेट्स। ओके, इसमें से बी liabilities, so we'll find out what is the value of liabilities. Okay, yes, and C net worth would be, my dear students, A minus B will give you the net worth. और फिर ये net worth हम लोग सेल कंसिडरेशन से लेस करके हम लोग कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, अब नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बोलना चाहती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बोलना चाहती हूं, ओके, व्हेनेवर वी स्पीक ऑफ एसेट्स, एक कॉन्सेप्ट होता है रीवैल्यूएशन। ओके, एसेट्स आर सब्जेक्ट टू रीवैल्यूएशन। ओके, बट अंडर स्लम सेल माय डियर स्टूडेंट्स, अंडर स्लम सेल वी डू नॉट कंसिडर द रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स। अगर कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व होगा तो हमको उसका इफेक्ट नलिफाई करना पड़ेगा और फिर उस एसेट्स की वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी। डू यू अंडरस्टैंड? तो हमने क्या देखा कि हम जब कोई अंडरटेकिंग या पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, कोई डिवीजन, कोई यूनिट बेचना चाहते हैं अपने बिजनेस का, एंड वी डिसाइड कि हम लोग इंडिविजुअल एसेट्स ना बेच के पूरा की पूरा अंडरटेकिंग, पार्ट, यूनिट एक साथ बेचना चाहते हैं, तो उसको कहा जाता है स्लम सेल। ओके, स्लम सेल के से जो कंसिडरेशन आता है, इट इज अ लमसम कंसिडरेशन, इट इज अ लमसम कंसिडरेशन। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे जब स्लम सेल करेंगे तब ट्रांसफर होगा, कैपिटल गेन आएगा। ओके फाइन, अब जब कैपिटल गेन आएगा तो सबसे पहली चीज है कौन सा टाइप ऑफ एसेट है, स्लम सेल, एक साथ हम लोग बेच रहे हैं, राइट? देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द पीरियड ऑफ होल्डिंग। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। इन केस ऑफ स्लम सेल, आवर डेट ऑफ बिजनेस, जिस दिन से हमने बिजनेस स्टार्ट किया टू द डेट ऑफ स्लम सेल विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर ये पीरियड ऑफ होल्डिंग माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, अप टू 36 मंथ इट इज शॉर्ट टर्म। ओके, यस। अब आती है बारी कैपिटल गेन कंप्यूट करने की। तो सेल कंसिडरेशन तो हमको पता है हम कितने में बेचने वाले हैं, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माय डियर स्टूडेंट। व्हाई नॉट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? बिकॉज इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ स्लम सेल। इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल ऑन स्लम सेल। क्यों? क्योंकि हम इंडिविजुअल एसेट्स कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। कुछ एसेट्स लॉन्ग टर्म है, कुछ एसेट्स शॉर्ट टर्म है, बराबर है? हम एक साथ सब कुछ क्लब करके बेच रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ट्रीट होगा, नेटवर्थ। नाउ हाउ टू कंप्यूट नेटवर्थ? नेटवर्थ इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज।
ओके अब एसेट्स में कुछ एसेट डेप्रिशिएबल है, कुछ नॉन डेप्रिशिएबल है. डेप्रिशिएबल एसेट्स का WDV ले लेंगे, नॉन डेप्रिशिएबल का बुक वैल्यू ले लेंगे, जिसका डिडक्शन हम लोग ऑलरेडी दूसरे सेक्शन के अंडर ले चुके हैं, उसका डिडक्शन हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते. ओके एंड नेक्स्ट उसमें से लेस हो जाएगा लायबिलिटीज, और जो बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स इज नथिंग बट नेटवर्थ, इज नथिंग बट नेटवर्थ. ओके जहाँ पे एसेट्स आएगा वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रीवैल्यूएशन का. ओके वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रीवैल्यूएशन का माय डियर स्टूडेंट्स. रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल दी एसेट्स हैव टू बी इग्नोर्ड. इनकम टैक्स में हम लोग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कंसिडर नहीं करते. Clear? Okay, yes, come on, quickly take this down and then we shall be solving a practical problem. So give the headline properly, my dear students. Okay, capital gains in case of intangible assets. Okay, what have we seen, my dear students? Capital asset means what? Any property, tangible, intangible, movable, immovable, circulating, fixed. Every kind of property is what? Capital asset. So if any kind of property is transferred, so if intangible assets are transferred, will there be capital gain? Yes. Now how to compute capital gain in case of intangible assets has been given here. Okay, now here this is a set of intangible assets which are subject to capital gains. Okay, only and only a set of these capital assets, okay, are subject to capital gains. Apart from these, none. Okay, apart from these, if any other intangible asset is there, it is not subject to capital gains. Now further, which are these assets, my dear students? Which are these intangible assets? First, goodwill of business, my dear students, mark it. Goodwill of business, goodwill of profession अगर ट्रांसफर किया, ओके ये एक बहुत लैंडमार्क केस है, बीसी श्रीनिवास शेट्टी केस. ओके व्हाट हैपेंस, इनका एक बहुत रिनाउंड बिजनेस था जो कई सालों से था. ओके फिर अब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, मुझे इसका गुडविल बेचना है. ओके तो अब मुझे इसका गुडविल बेचना है, उन्होंने डिसाइड किया. तो व्हाट हैपेंड, ओके उन्होंने किसी बायर को पकड़ा, उसका गुडविल उन्होंने बेच दिया और उस पर उन्होंने कैपिटल गेन्स नहीं पे किया. तो उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला आपको पे करना पड़ेगा. तो व्हाट डिड द असेसी से, व्हाट वाज हिज क्लेम, हिज व्यू पॉइंट ऑन इट. ओके उसने क्या बोला, मैंने कई सालों से बिजनेस में मेहनत करके ये नाम खड़ा किया है. ओके अब आप बोलते हो कि आप कैपिटल गेन्स कंप्यूट करो. अब कैपिटल गेन्स कंप्यूट करो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर इनकम टैक्स. तो ठीक है, कोई बात नहीं. आप हमको बोल रहे हो कि आप कैपिटल गेन्स कंप्यूट करो, तो उसमें सेल कंसिडरेशन लगता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगता है. अब कितने में मैंने बेचा, सेल कंसिडरेशन तो मुझे पता है, पर इतने सालों की जो मेहनत है वो मैं कैसे कंप्यूट करूं. आप इस मेहनत की कीमत कैसे लगाओगे ये बताओ. अगर आपके पास इसका आंसर होगा तो मैं इस पे कैपिटल गेन्स कंप्यूट करके इसको क्या करूंगा, आई विल पे टैक्सेस ऑन इट. ओके सो देयर ऑन इट वाज डिसाइडेड कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द कॉस्ट, if it is not determinable, not ascertainable, okay, तो फिर उस पर कैपिटल गेन्स नहीं कंप्यूट होगा. इसलिए गुडविल ऑफ प्रोफेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल. ओके सो गुडविल ऑफ बिजनेस तो फिर भी हम लोग एसेट्स की मदद से निकाल सकते हैं, करेक्ट. ओके सो गुडविल ऑफ बिजनेस इंटेंजिबल एसेट ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन आएगा. गुडविल ऑफ प्रोफेशन ओके ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन नहीं आएगा. ट्रेडमार्क ब्रांड नेम ऑफ बिजनेस ट्रांसफर किया कैपिटल गेन आएगा. ऑफ प्रोफेशन ट्रांसफर किया कैपिटल गेन नहीं आएगा. राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग. राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ पे दोनों कवर्ड है, बिजनेस प्रोफेशन दोनों कवर्ड है. गुडविल के केस में सिर्फ प्रोफेशन, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम के केस में गुडविल के केस में सिर्फ बिजनेस, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम के केस में सिर्फ बिजनेस. ओके राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन. टेनेंसी राइट्स, रूट परमिट्स, लूम आर्स. Okay, tenancy rights means what? Tenancy rights means what? Explain किया हुआ है मैंने ये already एक बार. Okay, tenancy rights means listen to me. मेरे पास एक घर है, okay? एक घर है, मैंने किसी को रेंट पे दिया. मैंने वो घर किसी को रेंट पे रहने के लिए दिया. मुझे लगा कि वो पर्सन जिसको मैंने मिस्टर एक्स को दिया है तो मिस्टर एक्स वहां पे रहेगा. बट मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने वो आगे 4 लोगों को रेंट पे दिया. तो मिस्टर एक्स मुझे तो 20,000 रुपये रेंट देता है और ऐसे 4 लोगों से वसूल कर रहा है 60,000 रुपये. तो मैं मिस्टर एक्स के पास जाती हूँ और मैंने उसको क्या कहा, तू क्या ये मेरा घर है, मैंने आपको दिया है, आप मेरे परमिशन के बिना ऐसे इतने सारे अनजान लोगों को कैसे ला सकते हो.
राइट। तो मैंने कि उसको क्या बोला, कोई बात नहीं, तुझे अगर लेके आना है ना तो ये मुझसे पहले परमिशन ले कि तू यहाँ पे क्या करेगा, मुझसे परमिशन ले कि तू यहाँ पे ऐसे इतने लोगों को रेंट पे रखने वाला है, एंड यू पे मी टेनेंसी राइट्स ऑन दिस, यू पे मी टेनेंसी राइट्स ऑन दिस, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, रूट परमिट्स, रूट ट्रैवलिंग के लिए होता है, लूम आर्स, ओके, जो हैंडलूम होता है उसका रन करने के लिए देयर आर आर्स ऑल्सो, ओके, यस, विच कैन बी ट्रांसफर्ड. सो कम ऑन, गुडविल ऑफ बिजनेस, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम ऑफ बिजनेस, राइट टू प्रोड्यूस एनी आर्टिकल, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, देन टेनेंसी राइट्स, रूट परमिट्स, लूम आर्स. ओके, ये इंटेंजिबल एसेट्स अगर आप ट्रांसफर करते हो तो कैपिटल गेन्स आएगा, नहीं तो फिर कोई और केस में कैपिटल गेन नहीं आएगा. ओके, अब इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यस, अगर ये सेल्फ जनरेटेड रहेगा, मतलब आपके बिजनेस से क्रिएट हुआ रहेगा, देन इसका कॉस्ट विल बी निल. ओके, बट अगर हमने किसी और से परचेज किया होगा तो इसका हम परचेज का कॉस्ट क्या लेंगे, परचेज प्राइस. Okay, now understand my dear students, if any capital asset is purchased before 1/4/2001 तो हम लोग क्या करते हैं, cost और FMV whichever is higher. But यहाँ पे it is a major exception to that particular point. Okay, यहाँ पे मेजर एक्सेप्शन कि FMV एज ऑन 1/4/2001 लेने का ऑप्शन ही नहीं है. मतलब अगर एसेट 1/4/2001 के पहले भी परचेस किया होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही लिया जाएगा. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यस. तो एक छोटा सा स्पेशल केस था विथ रिगार्ड्स टू इंटेंजिबल एसेट्स. द नेक्स्ट वन इज एडवांस मनी forfeited. Now what is meant by advance money forfeited? Understand there is one Mr. A. मिस्टर ए को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है मिस्टर बी को. से मिस्टर ए के पास एक घर है, उनको अपना घर बेचना है मिस्टर बी को. ओके, उनको एक घर बेचना है माय डियर स्टूडेंट्स बी को. ओके, तो उन्होंने बी को क्या बोला कि बी, आई विल सेल दिस हाउस फॉर 50 लाख रुपीज. ओके, 50 लाख रुपीज के लिए मैं हाउस सेल करूंगा, तू मुझे एडवांस दे. ओके, मेरा कंडीशन क्या है, तुमको मुझे एडवांस देना पड़ेगा ₹1 लाख. ओके, आपने मुझे 1 लाख रुपीज एडवांस दिया और बाकी का पैसा आपको 6 महीने के अंदर पे करना पड़ेगा. अगर आपने 6 महीने के अंदर बाकी का पैसा पे किया तो ही मैं ये एसेट आपको बेचूंगा, नहीं तो मैं ये घर आपको बेचूंगा नहीं. ओके, अब किसी कारण से ये मिस्टर बी ने ये एडवांस तो पे कर दिया, बट किसी कारण से 6 महीने में वो बाकी का पैसा नहीं भर पाए. ओके, तो अब वो बाकी का पैसा नहीं भर पाए तो अब क्या हो गया, अब मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा. अगर मिस्टर ए ने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया मिस्टर बी के साथ, तो अब नेक्स्ट सवाल मेरे दिमाग में आता है, इस 1 लाख रुपए का क्या, इस 1 लाख रुपए का क्या जो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को दिया है. ओके, प्रैक्टिकली अगर आपने थोड़ा सा देखा होगा तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज में ऐसे कई बार एडवांसेस लिए जाते हैं, और अगर आपने कंडीशंस फुलफिल नहीं किए तो ये एडवांसेस आर नॉट रिफंडेड. सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स इनकम ऑफ मिस्टर ए. इट बिकम्स इनकम ऑफ मिस्टर ए. ओके, अब मिस्टर ए क्या करेगा, माय डियर स्टूडेंट्स, अब मिस्टर ए कोई और कस्टमर ढूंढेगा. से मिस्टर ए ने और एक कस्टमर ढूंढ लिया मिस्टर सी. ओके, उसने फिर से एडवांस लिया 1 लाख रुपए. ओके, और बोला 6 महीने में पैसे दो. उसने एडवांस भी दे दिया, 6 महीने में पैसे भी दे दिए, और ये घर भी उन्होंने बेच दिया मिस्टर सी को. अब मिस्टर ए ने जब मिस्टर सी को ये घर बेचा माय डियर स्टूडेंट्स, सो इज इट ट्रांसफर? यस. इज इट ट्रांसफर? यस. विल कैपिटल गेन्स अराइज? यस. तो जब मैं कैपिटल गेन का कॉम्प्यूटेशन करूंगी, ओके, सेल कंसिडरेशन आएगा, राइट, सेल कंसिडरेशन आएगा, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, राइट, और फिर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज द केस में भी. अब मैम ये बाकी का कंप्यूटेशन तो मैं समझ गई, बट मैं अभी तक ये 1 लाख का क्या हुआ, इसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं. ओके, इसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस. अब इसके लिए क्या होता था, अब तक 13-14 तक क्या होता था,
ये पर्टिकुलर 1 लाख रुपीज, ओके, ये पर्टिकुलर 1 लाख रुपीज इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस हो जाते थे। इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस हो गया मतलब अपने आप कॉस्ट कम हो गया, कॉस्ट कम हो गया तो गेन बढ़ गया, गेन बढ़ गया तो टैक्स बढ़ गया। ओके अब इसमें अमेंडमेंट लाया गया है। अब उनका क्या कहना है कि आप इसको इसमें से लेस ना करते हुए डायरेक्टली आईओएस में टैक्सेबल कर दोगे 100% अमाउंट। सो ये जो 1 लाख रुपीज है, ये जो 1 लाख रुपीज है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल एज आईओएस ₹1 लाख। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे उन्होंने बोला है यस, एडवांस मनी फोरफीटेड, एडवांस मनी फोरफीटेड। ओके अब ये जो क्या था अप टू 13-14 बिफोर अमेंडमेंट, तो यूजुअली इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ओके सो अपने लिए ये सिचुएशन एप्लीकेबल है। ओके अगर हमने क्या किया है माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर असेसी ने खुद ने एडवांस फोरफिट किया होगा तो ये क्या चार्ज हो जाएगा, इट विल बी चार्जेबल, इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके अब प्रीवियस ओनर ने अगर एडवांस फोरफिट किया होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओके तो प्रीवियस ओनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, तो असेसी को उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके असेसी को इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। असेसी क्योंकि जिसने उसको फोरफिट किया है उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये टैक्सेबल हो जाएगा। असेसी का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। ओके तो अब तक हमने क्या देखा, स्लम सेल, स्लम सेल में हमने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट्स, स्लम सेल में हमने क्या देखा, स्लम सेल 36 मंथ से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म। ओके नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी नेटवर्थ, नेट इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा क्या, इवन इफ लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा। ओके नेटवर्थ मतलब क्या, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके एसेट्स की वैल्यू लेते वक्त डेप्रिशिएबल एसेट्स किस वैल्यू पे लेंगे, WDV, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स किस वैल्यू पे लेंगे, बुक वैल्यू। ओके और 100% जिस पे डिडक्शन, किसी एसेट पे अगर 100% डिडक्शन दूसरे सेक्शन के अंडर ले चुके हो तो यहाँ पे इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके लायबिलिटीज की वैल्यू ले ली जाएगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज द नेटवर्थ। ओके अगर किसी एसेट का रीवैल्यूएशन किया होगा तो शैल वी कंसिडर द रीवैल्यूएटेड फिगर्स, एब्सोल्युटली नो, रीवैल्यूड फिगर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ अंडर इनकम टैक्स। ओके यस आगे नेक्स्ट हमने देखा इंटेंजिबल एसेट्स। इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स व्हाट डिड वी सी, अगर ये एसेट्स होंगे, ओके ओनली इन केस ऑफ दीज 9 एसेट्स विच आर दे, गुडविल ऑफ बिजनेस नॉट ऑफ प्रोफेशन, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम ऑफ बिजनेस नॉट ऑफ प्रोफेशन, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर समथिंग, राइट टेनेंसी राइट्स, देन रूट परमिट्स, लूम आवर्स। ओके यहाँ पे 7 एसेट्स होने चाहिए। ओके यस apart from this if any other intangible asset is transferred there is no question of capital gain. okay yes अब आगे यहाँ पे एक मेजर चीज आपको याद रखनी है कि अगर एसेट इंटेंजिबल एसेट 1/4/2001 से पहले भी लिया होगा तो यहाँ हमें FMV का ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू टेक ओनली एंड ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर, ठीक है आगे। अगर कोई भी एडवांस मनी फोरफिट किया होगा, ओके अगर कोई भी एडवांस मनी फोरफिट किया होगा इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर प्रीवियस ओनर ने इसको फोरफिट किया होगा तो प्रीवियस ओनर के माय डियर स्टूडेंट्स, this is before amendment and this is after amendment. I think capital gain in case of specified agreements or joint development agreements. Very very simple, very very common sense. Okay ये हमने बहुत बार इसका अरेंजमेंट देखा हुआ है अपने रेगुलर प्रैक्टिकल लाइफ में। से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए के पास लैंड है, ओके देयर इज वन बिल्डर मिस्टर बी। ओके मिस्टर बी को लैंड की खोज है, ओके वो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और मिस्टर ए के पास क्या है, मिस्टर ए के पास ये लैंड है। तो मिस्टर बी क्या बोलता है, मिस्टर ए के पास आता है और बोलता है, मिस्टर बी बिल्डर बोलता है मिस्टर ए आपकी लैंड आप मुझे दो, मैं इस पे बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं इस पे क्या बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा और ये बिल्डिंग बना के वी विल सेल दिस बिल्डिंग। ओके तो मिस्टर ए बोलेगा कि मैंने तुझे लैंड दिया, ओके यस मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। तो मिस्टर बी बोलता है ये जो आप देख रहे हो
ये पूरा फ्लोर, ओके, यहाँ पे मैं 4 फ्लैट्स बनाने वाला हूँ, ओके, एकदम रूफटॉप वाले। ये 4 फ्लैट्स मैं आपको दूंगा, ये 4 फ्लैट्स मैं आपको दूंगा रिटर्न में, ओके, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। सो मिस्टर ए ने क्या बोला, आप मेरा लैंड ले लो, ओके, आप मुझे रिटर्न में क्या दो, रिटर्न में क्या दो, इट्स ओके इवन इफ यू डू नॉट पे मी फॉर द लैंड, बट आप रिटर्न में जब बिल्डिंग बनाओगे उसके ऊपर, तो उसमें मुझे आप 4 से 5 फ्लैट्स दो। Do you understand? Do you understand? So this is known as a specified agreement which actually practical happens between those who have land and between the builders. ओके, या ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी बोले कि हम दोनों मिलके बिल्डिंग बनाएंगे, दोनों खर्चे मिलके करेंगे और फिर क्या करेंगे, वो फ्लैट्स हम दोनों भी शेयर करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? ओके ओके, नाउ हियर व्हाट हैपेंस, नाउ हियर व्हाट हैपेंस माय डियर स्टूडेंट्स। अब जब मिस्टर ए ने अपनी लैंड मिस्टर बी को दी है, ओके ओके, तो अपने राइट से दी, एसेट्स भी दिए, राइट, तो इज इट अ ट्रांसफर, इज इट अ ट्रांसफर? yes, should capital gains be computed? yes, but मिस्टर ए ने लैंड दी है बट अभी तक उस पर बिल्डिंग बनी नहीं है, राइट, उन्होंने सिर्फ क्या किया है, उन्होंने वो प्रॉपर्टी दी है मिस्टर बी को, फिर मिस्टर बी उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, फिर कंस्ट्रक्ट करने के बाद जब फ्लैट्स रेडी हो जाएंगे तब उसको फ्लैट्स मिलेंगे, राइट। मतलब मिस्टर ए क्या बोलता है कि आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं समझता हूं कि आपको इनकम टैक्स चाहिए, बट मुझे अभी तक लैंड दिया है, उसके रिटर्न में मुझे कुछ मिला ही नहीं है ना। जब वो बिल्डिंग बनेगी, फिर जब वो फ्लैट्स बनेंगे, तब फिर उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा, तब मुझे मिलेगा ना फ्लैट्स, बराबर है ना, राइट राइट। मैंने अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, ओके, बट अभी मैं आपको क्या दूं, मुझे रिटर्न में, मेरे पास जेब में तो कुछ भी नहीं है, राइट राइट। सो व्हाट डज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, हाँ आप बात तो बराबर बोल रहे हो मिस्टर ए, आप बात तो बराबर बोल रहे हो मिस्टर ए, आपका पॉइंट हमको समझ में आया, बट आपने क्या किया, लैंड आज ट्रांसफर करी है, तो आज ये साल हम ट्रांसफर ईयर मानेंगे, भले आज आप हमको कैपिटल गेन मत दो, भले आज आप हमको कैपिटल गेन मत दो, पर आपको कैपिटल गेन कब देना पड़ेगा, जब आपको इस बिल्डिंग में फ्लैट्स जो प्रॉमिस किया है बिल्डर ने, वो जब आपको कंसिडरेशन मिल जाएगा, तब आपको उस ईयर में क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कैपिटल गेन देना पड़ेगा, ओके ओके। और व्हाट इफ मिस्टर बी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया ही नहीं, ओके, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन, मिस्टर बी ने सपोज, हाँ sorry, तो here taxable year will be which year, the year in which completion certificate will be received, okay, so focus my dear students। so यहाँ पे transfer year will be when land is given to B, okay, taxable year when flats, when B give flats as promised to A, clear, so this will be the taxable year, understanding, okay fine। अब आई बारी कैपिटल गेन कंप्यूट करने की, तो सेल कंसिडरेशन माय डियर स्टूडेंट्स, तो सेल कंसिडरेशन माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पे आपके दिमाग में एक ख्याल आया, यहाँ पे बेचा तो कुछ नहीं है, पैसा तो कुछ आया नहीं है, राइट, बट एसेट्स आए हैं, फ्लैट्स आए हैं, राइट, तो इन सपोज 5 फ्लैट्स, तो इन 5 फ्लैट्स की जो कीमत रहेगी, इन फ्लैट्स की जो कीमत रहेगी, ओके, दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, फेयर सेल कंसिडरेशन। अब आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, मैम फ्लैट्स की वैल्यू मतलब हम मार्केट वैल्यू लेंगे कि हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे कि क्या लेंगे, ओके। नाउ अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करते हैं। सो इन 5 फ्लैट्स की हम लोग क्या करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, एसडीवी इज नथिंग बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ओके, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द सेल कंसिडरेशन, ओके ओके, यस। नाउ इसके साथ साथ अगर कैश भी मिला है, ओके, या एनी अदर कंसिडरेशन जो मिलता है मिस्टर ए को,
विल बी ट्रीटेड, नाउ दिस विल बी टैक्सेबल इन हुज हैंड्स, मिस्टर ए, क्योंकि मिस्टर ए ने लैंड ट्रांसफर करी है ना, बराबर है ना, ओके यस। तो एनी और कोई भी कंसिडरेशन मिला होगा तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या डिसाइड किया है, ट्रांसफर ईयर कब होगा, जब लैंड दिया जाएगा, टैक्सेबल ईयर कब होगा, जब फ्लैट्स दिए जाएंगे, राइट। अब फ्लैट्स कभी भी वो दे सकता है बिल्डर, राइट, उसके मन चाहे दे सकता है। तो इस तरह गवर्नमेंट ने क्या क्लियर कर दिया, इनकम टैक्स ने, कि रुको, क्रक्स तो यही है कि फ्लैट आपको मिलने वाले हैं, बट हम वेट नहीं करने वाले कि बी आपको कब फ्लैट देगा, ओके हम वेट नहीं करेंगे। व्हाट इफ बी ने ऑफिशियली दिया ही नहीं, ये अगर आप दोनों में ओरली एग्रीमेंट हो जाएगा तो इसमें हमारा नुकसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिला है, हमने सोचा तो यही था कि आपको जब फ्लैट मिले तब लेंगे, बट आप चीटिंग कर सकते हो, इसलिए हम देखेंगे कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिला है, तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा, द ईयर इन विच कंप्लीशन certificate of completion is received in case of this particular building will be made taxable. सेल कंसिडरेशन क्या होगा, जितने फ्लैट्स मिले हैं प्लस अगर और कोई भी कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में मिला होगा तो उसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ओके, गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं।